ये गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये व्यापक श्लोक के द्वारा अपनी क्लास का शुभारंभ करते। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण जो कल का क्लास जो था उसकी वीडियो रिकॉर्डेड नहीं हो पाई। फिर से एक नए जोश और उमंग के साथ हम लोग आए हैं इस क्लास में और प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से फिर से क्लियर कराने का प्रयास किया जाए और आप लोग हमसे वाकिफ हैं। तो आज की क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, जो कि पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, पाटलिपुत्र के बखान के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ पीछे के क्लासेस के बारे में हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। यदि प्रश्न आया कि पटना जो है किन किन क्षेत्रों में जो है पूरे विश्व का ध्यान अग्रसरित अपने ओर किए हुए है, तो वह है उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र। इस वाक्यांश से आप लोग अच्छे तरीके से भलीभांति परिचित है। उसके बाद यदि हम चर्चा करें तो आखिरकार पटना अथवा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो उसका उत्तर आ जाता है हम लोग का 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष हम लोग के पटना का इतिहास पुराना है। फिर हमने देखा कि जो पटना है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमने देखा कि दामोदर गुप्त जी ने एक काव्य लिखा जिसका नाम था कूटनिम्ताख्य नामक काव्य। देखिए, जब आप किसी के बारे में गुणगान करते हैं अथवा कोई भी तथ्य समाज में प्रस्तुत करते हैं, तो वैज्ञानिकता ये कहती है कि आप उसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करें। तो इन तथ्यों को प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने के लिए जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने जो है कूटनिम्ताख्य नामक काव्य का, जो कि दामोदर गुप्त जी द्वारा लिखा गया था, उससे जो है वो कुछ श्लोक प्रस्तुत किया। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कूटनिम्ताख्य नामक काव्य किसने लिखा है, तो दामोदर गुप्त ने लिखा है। दामोदर गुप्त जी ने कौन सा काव्य लिखा है, तो कूटनिम्ताख्य नामक काव्य लिखा। उसमें लिखा क्या है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ क्या है, इसमें 3 तथ्यों को उन्होंने रखा है। पहला तथ्य कि पृथ्वी के भाल की तरह मही तल तिलकम, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी की भाल की तरह किसे देखा जाता है, पृथ्वी के तिलक की तरह किसे देखा जाता है, तो पाटलिपुत्र है। इस प्रकार से तिलक, जिस प्रकार से टीका हमारे मस्तक के अग्र भाग पर लग करके हमारी विद्वता को दर्शाता है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र जो है वो पृथ्वी के नेतृत्व करते हुए, पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए जो है विश्व को जो है वो आगे की ओर अग्रसरित करता है, अपनी प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशमय करता है। अभी G20 की भारत में बैठक हुई थी, तो उसमें एक नारा दिया गया था, वसुधैव कुटुंबकम। एक श्लोक है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात कि छोटे बड़ी की चिंता जो है ये छोटे चरित्र वाले लोग करते हैं, जो बड़े चरित्र वाले लोग होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं, वो पूरे परिवार को, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार के समक्ष मानते हैं। तो उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात कि पृथ्वी के भाल की तरह है कौन, पाटलिपुत्र। दूसरी नंबर बात, सरस्वती के कुल गृह की तरह कौन है, पाटलिपुत्र। और तीसरी नंबर बात कि इंद्रलोक के समान किसे माना जाता है, पाटलिपुत्र। आज की कक्षा में कुछ आगे के बारे में हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कि आगे लिखा हुआ है, यहां से श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। देखिए, इतिहास से श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित का मतलब यहां से श्रूयते, इतिहास में ऐसा सुनने को मिलता है, इतिहास में ऐसा सुनने को मिलता है। यत का अर्थ होता है कि, यत का अर्थ क्या होता है कि यहां से श्रूयते यत गंगायास्तीरे, अर्थात कि गंगा के किनारे। गंगायास्तीरे का मतलब क्या हुआ, गंगा के किनारे अथवा गंगा के तट पर। गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, अर्थात कि बुद्ध काल में जो पटना था उसे किस नाम से जाना जाता था, पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। अब 2-3 प्रकार के यहां से क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। पहला, पाटलिपुत्र अथवा पटना जो है वो किस नदी के किनारे है, तो गंगायास्तीरे, यहां पर बताया रहा है गंगा के किनारे स्थित है। दूसरा नंबर बात, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, अर्थात कि बुद्ध, भगवान बुद्ध के समय में जो पटना है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था।
और यदि इस प्रश्न पूछ दे कि बताइए पाटलीग्राम जो है वो किसके समय पर पटना का नाम था, तो बुद्ध के समय में। किसके समय में? भगवान बुद्ध के समय में जो पटना का नाम था वो पाटलीग्राम था। और यदि चौथा नंबर प्रश्न पूछे कि पटना का प्रारंभिक नाम क्या था, तो पटना का प्रारंभिक नाम जो था पाटलीग्राम था। ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। यानी कि जिस समय भगवान बुद्ध पटना में जाया करते थे उस समय पटना एक महानगर अथवा इतनी बड़ी क्षेत्र वाली, इतनी आबादी वाली जो थी वो स्थान नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा गांव के तरह था, छोटा सा गांव के तरह था। आगे देखते हैं, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, अर्थात कि यत्र मतलब होता है यहाँ, यत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। यत्र च भगवान, यत्र च का यत्र का अर्थ होता है ये सब अव्यय है, यत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहां, और सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। तो अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, अत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः, अर्थात कि यहाँ पर भगवान, यहाँ पर मतलब कहाँ है? पाटलीग्राम में। यहाँ पे पाटलीग्राम में, यहाँ पर भगवान बुद्ध जो थे वो बहुत ज्यादा समय तक जो थे वो अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। प्रश्न उठ सकता है कि बताइए पाटलिपुत्र वैभव के अनुसार आप बताइए कि भगवान बुद्ध जो है वो कहां पर ज्यादा समय व्यतीत करते थे, तो वो कहां पर ज्यादा समय व्यतीत करते थे? पाटलीग्राम में करते थे। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, और सबसे ज्यादा समय तक यहाँ पर भगवान बुद्ध रहा करते थे वो पाटलीग्राम है। अब भगवान बुद्ध जब उपदेश देते थे तो क्या कहते थे? उन्होंने अलग अलग तथ्यों को रखा, उसमें एक यह रखा उन्होंने, तेन कथितमासीत यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। देखिए, तेन कथितमासीत, उनका कहना था, आसित लगा हुआ है, उनका कहना था, यद का अर्थ होता है कि बताए, उनका कहना था कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, ये गांव जो है वो आगे चल के क्या होगा? महानगर बनेगा। ये पाटलीग्राम जो है वो आगे चल के महानगर बनेगा। भविष्यति, कब? भविष्य में। कब में? भविष्य में बनेगा। किंतु, परंतु, आगे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्य। का अर्थ क्या हुआ? भगवान हमने देखा कि भगवान बुद्ध जो थे वो गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव पाटलीग्राम में जाया करते थे। पाटलीग्राम में वो रहा करते थे, अपना उपदेश दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया, उन्होंने कुछ कहा उपदेश में। देखिए, यदि ग्रामो है महानगरम भविष्यति, ये गांव जो है आगे चल के भविष्य में जो है एक महानगर बनेगा। लेकिन किंतु कलहस्य, पहला नंबर बात, ये कलह से, कलहस्य अग्निदाह से जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कलह, अग्निदाह अर्थात की आग, और बाढ़ जैसी समस्याओं से हमेशा भयभीत रहेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र अथवा पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह गांव जो है वो आगे चल करके एक महानगर तो बनेगा, लेकिन ये हमेशा कलह, आग और बाढ़ से भयभीत रहेगा। बिहार में हमेशा देखिएगा तो बाढ़ आते रहेंगे। ये पहला नंबर बात उनका सिद्ध हो गया। दूसरा नंबर बात उन्होंने कहा था अग्निदाह। अभी कुछ समय पहले अमराई नवादा में जो है वो एक एजेंसी थी, उसमें आग लगा हुआ था। तो हर एक क्षण जो है, हर एक समय जो है ऐसा डर और कलह जो है हमारे यहाँ हमेशा प्रायः देखने को मिलते हैं। अनेक मुद्दों को लेकर के जो है कलह जो है हमारे सामने आते रहते हैं। अभी भी कुछ जो है दंगे हुए थे। तो ये सब जितने भी तथ्य हैं वो भगवान बुद्ध ने बहुत समय पहले कहा था, लेकिन आज के आधुनिक विश्व में भी जो है हमेशा घटनाएं देखने को मिलती। ऐसे ही किसी को भगवान की उपाधि नहीं मिलती। हमने चर्चा किया था ब्रह्म, हमने जो श्लोक का शुभारंभ किया, ध्यान दीजिएगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु जो होता है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि आपको उपदेश देता है, आपको सिखाता है, की बातों को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो स्वयं परम ब्रह्म की समान बताया गया है। परम ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा जिस प्रकार से पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि अरोहरियान महतो महियान आत्मश्च जंतु निहितो ग्वायाम, आत्मा का स्वरूप जो होता है वो अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है, अनंत होता है।
और गुरु भी उसी प्रकार से, गुरु में ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप तो निहित होते ही हैं, साथ ही साथ उसमें ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान निहित होता है। और हमने आपको बताया है कि जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो वही वास्तविक ब्राह्मण हो। आगे चलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो गांव है वो आगे चल के महानगर तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो ये जो है वो हमेशा कलह, अग्निदाह और बाण से भयभीत रहेगा। आगे चल, कुछ कालों के अंतर के बाद पाटलिपुत्र मिति कथित, कालांतरेण पाटलिपुत्र पाटलिग्राम पाटलि कथित, मतलब कि कुछ समयों के बाद, कुछ काल के, काल का अर्थ होता है समय, कुछ काल के अंतर के बाद, कुछ काल के पश्चात, कुछ समय के बाद नाम से जाना जाने लगा। अब दो तीन प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पहला नंबर तो प्रश्न ये उठेगा, पटना का पहला नाम क्या था? तो पटना का जो पहला नाम था वो पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम था। यदि प्रश्न उठे कि पाटलीग्राम के बाद जो दूसरा नाम हुआ पटना का क्या हुआ, तो वो पाटलिपुत्र। क्या हुआ? पाटलिपुत्र। पटना का दूसरा नाम क्या था? क्या बताइएगा? पाटलिपुत्र। और ये किसके समय में हुआ? जैसे में कि यदि हम प्रश्न पूछे पाटलीग्राम जो है वो किसके समय में कहा जाता था, तो पाटलीग्राम जो है वो गौतम के समय में जो है वो कहा जाता था। बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत, बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि पाटलिपुत्र किसके समय में कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य साहब के समय में जो है इसको पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा गया और समय में जो है इसे पाटलीग्राम बुद्ध के समय में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। तो यहाँ पर बताया कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति, अर्थात कि कुछ कालों के अंतर के बाद, कुछ समयों के बाद जो है इसी पाटलिपुत्र भी कहा जाने लगा। क्या बताया जाए? चंद्रगुप्त व्यवस्था अत्युक्त यूनान राजदूष मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। क्या मतलब? यहाँ पर बताया जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य काले अत्युत, पहले क्लियर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो सौंदर्यता, इसका वैभव जो था, अति का मतलब क्या होता है? अति उत्कृष्ट। अति का मतलब होता है बहुत और उत्कृष्ट का मतलब होता है सुंदर। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दो तथ्य जो थे, जो उसकी शोभा थी और जो उसकी रक्षा व्यवस्था थी, वो अत्यंत ही सुंदर। एमसीक्यू के साथ साथ एमसीक्यू में पूछता है कि बताइए किस समय में, किसके काल में जो पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो अति सुंदर, तो वो किसके समय थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। के समय में थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरा नंबर ये प्रश्न पूछता है, बताइए कि चंद्रगुप्त, दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है वो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अथवा शोभा कैसी थी? इसका सीधा साधा उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी, शोभा थी, वो अथवा कहिए बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब फिर से प्रश्न उठा कि आप कैसे कह दीजिएगा कि बहुत सुंदर थी? हमको प्रमाण आपको देना पड़ेगा, ऐसे आपकी बात हम मानने वाले नहीं है। यहाँ पर प्रमाण भी दिया गया है। क्या प्रमाण है? यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, अर्थात कि यूनान के सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन इसी से पूछता है, दूसरा चैप्टर का। यूनान के राजदूत कौन थे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेगास्थनीज साहब थे। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। कौन थे? अब प्रश्न उठता है कि मेगास्थनीज, एक और प्रश्न उठता है, मेगास्थनीज जो थे वो किस दरबार में पाटलिपुत्र में आए थे? यानी कि किस शासन काल में मेगास्थनीज साहब जो थे वो पाटलिपुत्र में आए थे? शासन काल में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन। नंबर
प्रश्न हो गए। पहला नंबर प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। दूसरा नंबर प्रश्न, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके शासन काल में जो है पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तीसरा प्रश्न जो है कि बताइए मेगास्थनीज जो है गुप्त मौर्य की व्याख्या जो है, शासन की व्याख्या जो है वो चंद्रगुप्त ने कहा, सॉरी, जो यूनान राजदूत मेगास्थनीज है उन्होंने कहां पे बताई है? उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ में, देखिए स्वस्मरण, स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ क्या? अपना स्मरण ग्रंथ। स्मरण ग्रंथ, स्मरण ग्रंथ क्या होता है? जैसे में कि कोई व्यक्ति कहीं, मान के चलिए हम दिल्ली का लाल घूमे, राष्ट्रपति संसद भवन घूमे, भी दिल्ली बड़े बड़े तथ्य हैं, क्या करके हम, और हम फिर घर पर आए, और घर पर आने के बाद हमने उसको अपने स्मृति में लिया, सोचा उसके बारे में और लिखना प्रारंभ। और जब हमने लिखा तो एक वही जो तथ्य हैं वो प्रकाशित हो गए, और जितना भी हमने अपने मन से से जितने भी तथ्यों को लिखे, लोगों ने जो है वो पढ़ना प्रारंभ, क्या कर दिया? पढ़ना प्रारंभ कर दिया। यही जो है हमने कोई चीज लिखा, उसके बारे में हमने अपने अपने मत के अनुसार लिखा, का वर्णन जो है अपने अनुसार किया। बिंदुसार के बाद जो है वो अशोक थे। कौन थे? अशोक। हम बताए थे कि इतिहास में यदि दो शासकों के बारे में पूछा जाए कि इतिहास के दो प्रमुख शासक कौन थे, तो पहला द ग्रेट अशोका एंड दूसरा द ग्रेट सिकंदर। क्योंकि सिकंदर आधे से अधिक विश्व को जीत चुका था, लेकिन उसको हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन अंत में उसके वो थक गया और उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसे पराजित यदि पूछा जाए कि यहाँ इतिहास में कहीं पर लिखा गया है क्या कि सिकंदर को किसी ने हराया है, तो ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है कि सिकंदर को कहीं हराया गया है। लेकिन वो पटना में ही आकर के बीमार हुआ। तो ज्यादातर यदि इतिहासकारों की बात की जाए तो यूनान जैसे देशों के इतिहासकार रहे हैं, तो कोई भी जब अपने बारे में लिखता है, अपने राजा के बारे में लिखता है, तो बुराई करता है क्या? नहीं करता है। इसीलिए उन इतिहासकारों में ये नहीं लिखा कि वो चाणक्य की राजनीतिक कला थी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि वो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर देते थे कि जो अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत डोल जाती थी। जैसे में कि उस दिन का लेक्चर झाड़े थे ना, 1 घंटा तक बोलते ही रह गए थे। उस दिन आप लोग को लगा हो कि अरे ये क्या हो गया है, उस दिन आपका कुछ कुछ मस्तिष्क खुला होगा। तो उस प्रकार से वो कला होती है, बातचीत करके मस्तिष्क को घुमा देना। तो उस प्रकार के कला में निपुण थे आचार्य चाणक्य, और साम दाम दंड भेद सबके ज्ञाता थे। कब झूठ बोलना है, कब सत्य बोलना है, यदि झूठ से लाभ हो जाए तो उसे झूठ बोलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो सभी विद्याओं में माहिर थे। तो उस स्थिति में दो ही राय, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। वो समाज के हर एक वर्ग के लाभ के लिए हमेशा सोचते थे, किसी की हानि के लिए नहीं सोचते थे। और अंततोगत्वा बौद्ध धर्म का प्रचार का जो जिम्मा लिया था वो भारत में किस शासक ने लिया था? अशोक ने। किसने लिया था? अशोक ने। इसीलिए जो भारत का राष्ट्रीय स्तंभ है किस नाम से जाना जाता है? अशोक स्तंभ के नाम से जाता है, क्योंकि अशोक के समय में ही उस स्तंभ को बनाया गया था। और अशोक स्तंभ में जो वाक्य लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय वाक्य के रूप में जाना जाता है, कौन सा वाक्य है? सत्यमेव जयते। कौन सा वाक्य है? सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से? और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। तो कंक्लूड करके चलना है, लिंक बैठा कर चलना है कि कौन कौन सा वाक्य कहां कहां पर जाकर के जुड़ रहा है। तो पूछेगा कि जो है किसके समय में जो पटना का अथवा पाटलिपुत्र का वैभव अति सुंदर हो गया, तो कौन है? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। आगे जो पंक्ति है वो देख लेते हैं, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत। अर्थात कि आज से ही नहीं बल्कि बहुत समय पहले से ही। देखिए थोड़ा याद करते हैं, पीछे के तथ्यों को स्मरण करते हैं। जब हमने देखा पिछले क्लास में संस्कृत के, तो हमने देखा कि पटना को सरस्वती का कुल गृह कहा गया। क्या कहा गया? अर्थात कि सरस्वती माँ तो सभी जगह विराजित होती है, जहां पर ज्ञान की बातें होंगी वहां पर माँ सरस्वती विराजित होंगी। लेकिन इतिहास को देखा जाए तो विश्व को जब दुनिया को पढ़ने नहीं आता था, तो उस स्थिति में भारत में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषदों जैसे कई प्रकार के ग्रंथावलियां निर्मित हो चुकी थी, जब विश्व को पढ़ना नहीं आता था।
विश्व को लेखनी, लेखनी का अर्थ होता है कलम, विश्व को लेखनी पकड़ाने वाला कौन है? हमारे ही यहाँ के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहले विश्वविद्यालयों की जहां पर से उद्भव हुआ, जहां से ज्ञान का उद्भव हुआ, वो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। इसीलिए इसे सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है, अथवा सरस्वती माँ का मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि का तात्पर्य जहां वह भूमि जहां से हमारे पूर्वज भी उत्पन्न हुए हों और हम भी जहां से उत्पन्न हुए हों, उसे ही मातृभूमि कहा जाता है। आज भले ही लोग कहीं पर भी जाकर के अपने, आप इंग्लैंड में जाकर रहते हैं तो वो मातृभूमि आपकी नहीं है, जो आपको पूर्वजों का स्थान है वही मातृभूमि है। और चूंकि मां सरस्वती का उद्भव इसी पाटलिपुत्र से हुआ, इसीलिए इनका मातृभूमि अथवा कुलगृह है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो यह व्याख्या आप लोग को नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर भी जाकर देखिएगा, यह व्याख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डेथ में पढ़ा हुआ है वही आपको ज्ञान दे सकता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब चलते हैं। तो तक्षशिला और विश्वविद्यालय जैसे जैसे महाविश्वविद्यालय कहां पर थे? पाटलिपुत्र में। कहां पर थे? पाटलिपुत्र में। अब एक और प्रश्न यहां पर उठता है कि तक्षशिला जो है वो तो पटना में, सॉरी पाकिस्तान में है, लेकिन हमको याद दिलाएं, आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस समय जो पाकिस्तान का सीमा था, पाकिस्तान हमसे कब विभक्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को उन लोग का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उससे पहले तो वो भी भारत में ही ना था। और उससे भी पहले यदि प्राचीन इतिहास में जाएगा तो ये सब जो थे वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? मगध। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप 12th क्लास में जाइएगा तो 16 महाजनपदों के बारे में जब पढ़ना प्रारंभ करिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आज से ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन समय से सरस्वती माँ की परंपरा रही है। और इसी के बारे में राजशेखर जी ने अपने स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है सादरम स्मृति, अर्थात कि एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। जब जहां जहां पर कवि सम्मेलन होते हैं वहां पर जो कवियों को शिक्षित और प्रशिक्षित, हमने बताया था कि कोई भी जब किसी भी प्रकार का कार्य करने चलता है तो सबसे पहले उसे शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। आप टीचर बनिएगा हाई स्कूल के तो उस स्थिति में सब अध्ययन करके बैठे हैं आप, लेकिन तब पर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती है? आप कुछ भी करने चलिएगा आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार कवियों को जब ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया जाता है तो उनको ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है ये श्लोक बोला जाता है। और वो क्या है उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न उत्पन्न होगा कि काव्य मीमांसा नामक काव्य किसने लिखा है? राजशेखर ने। किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा नामक काव्य किसने लिखा है? राजशेखर ने। और ये कैसा काव्य है? कवि शिक्षा प्रमुख। कैसा है? कवि शिक्षा। पहला प्रश्न, कवि शिक्षा प्रमुख काव्य के रूप में किसे जाना जाता है? काव्य मीमांसा को। किसको जाना जाता है? काव्य मीमांसा को। काव्य मीमांसा की रचना किसने किया है? राजशेखर ने। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने 5 विद्वानों का नाम रखा है जिनका तोता पूरे विश्व में बोलता है, जिन्होंने पाटलिपुत्र, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का जो परचम है वो पूरे विश्व में लहराया है। कौन कौन से हैं? अत्रोपवर्ष वर्षा भी। इसका मतलब क्या है? अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। वर्षों वर्षों से ऐसी परंपरा रही है, आज से नहीं, प्राचीन समयों से ही, वैदिक काल से ही, ऋग वैदिक काल से ही ऐसी परंपरा रही है। क्या परंपरा है ये? कि पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि ही प्रक्षिताम ख्यात्मक जगमुह। अर्थात कि देखिए प्रमाण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बातों को सिद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रमाण की। अब प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं अत्रोपवर्ष वर्षा भी, अर्थात कि आज से ही नहीं बल्कि वर्षों वर्षों से यहाँ पर ज्ञान की परंपरा रही है। तो प्रमाण दीजिए कौन कौन से विद्वान आपके यहाँ से निकले हैं। जैसे में कि हम, यदि आप आज दावा करें कि मैथमेटिक रिसर्च सेंटर जैसा कोई संस्थान नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे टॉपर्स दिए हैं जो कि आप लोग आपके अविश्वसनीय होंगे। मैथ में 100 में 100 ला कर दिखाए हैं, तो आप कहिएगा नहीं कि प्रमाण दिखाइए, रिजल्ट का मार्कशीट ला करके दिखाइए अथवा उस बालक से हमको भेंट कराइए, तो हम कहेंगे ठीक है आपको मुलाकात करवा देंगे या फिर आपको प्रमाण दिखा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, ठीक है आप तो बोल रहे हैं लेकिन विद्वानों के नाम बताइए कौन कौन से विद्वान हैं, हम उनको जा करके ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले नाम लिया पाणिनि। कौन सा नाम लिया? पाणिनि। अब थोड़ा स्मरण करिए, पाणिनि कौन थे? व्याकरण शास्त्र के जनक। व्याकरण शास्त्र के जनक। तो इतना संस्कृत साहित्य का इतना कठिन व्याकरण, और उनके रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? पाणिनि। और पाणिनि कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र। कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र के। और यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। पिंगल, दूसरा नंबर पर कौन आता है? पिंगल। तीसरा नंबर पर कौन आता है? व्याधि। चौथे नंबर पर वररुचि। और 5वें नंबर पर कौन आता है? पतंजलि। पतंजलि का नाम आप लोग ज्यादा सुने होंगे, इससे कंपनी बनी हुई है बाबा रामदेव की। समझ में कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या है देख लेते हैं। अब यहां से जो है हम लोग का क्लास वास्तव में शुरू हो
गा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत बेसिक बेसिक तथ्य पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे भी पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जमाई नहीं लेना है क्लास में, सावधान, हर एक व्यक्ति सावधान रहेगा। और देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। इसका मतलब क्या है? कतिपयेषु, कुछ कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्र का नाम जो है, कुछ कुछ अंत, देखे नामांतरम में दो शब्द है, नाम प्लस अंतरम, मन की कहने का तात्पर्य है कि कुछ साहित्य ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समयों में पटना के नाम अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। एक बात आपको और भी बता दे रहे हैं, जब भी पटना का नाम आएगा, दो तथ्यों के आधार पर पटना का नामकरण हुआ। एक पुष्पों से संबंधित था और दूसरा बंदरगाह से संबंधित था। किससे संबंधित था? बंदरगाह से। जो पटना आगे चल के मिलेगा, जो पटना शब्द बना हुआ है वो पतन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? पतन। और इस पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। क्या अर्थ होता है? बंदरगाह। बंदरगाह मतलब कौन कौन समझता है, बता सकता है? बताइए, आप बताइए। रुकती हैं। अच्छा, एक दिन के क्लास में, सबसे पहले ही क्लास में हमने बताया था पटना किस नदी के किनारे है? गंगा। और हम बताए थे कि उस समय पूरे अखंड भारत पर शासन का संचालन कहां से होता था? पाटलिपुत्र से। कहां से होता था? पाटलिपुत्र से। तो बड़े बड़े व्यापारी जो थे, देखिए जब मेला लगता है तो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं कि नहीं आते हैं? तो खरीद फरोख्त करने के लिए बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी सीपें थी वो कहां लगती थी? पटना में आकर लगती थी। भले ही आज की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो साझा इतिहास रहा है वो बड़ी ही व्यापक रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी सीपें आकर के लगती थी, बड़ी बड़ी जहाजें आकर के लगती थी, जिसके कारण इसका नाम पतन था। और जो कि पतन बड़े बड़े पतन के रूप में जाना जाता था, और इसी पतन के साथ जो है इसका नाम पटना हुआ। लेकिन पटना के पहले जो पाटलिपुत्र था अथवा पाटलीग्राम था, वो आखिरकार क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कुछ पुराणों में, कुछ कुछ ग्रंथों में, साहित्यों में अलग अलग समय में इसका नाम सबसे पहले पुष्पपुर आया। क्या आया? पुष्पपुर। पुष्पपुर मतलब कि फूलों का गांव। जैसे में करनामेपुर, ऐसा ऐसा नाम आता है कि नहीं? ब्रह्मपुर, समझ में? शाहपुर। तो पुर मतलब होता है गांव। पुर मतलब क्या होता है? गांव। अब यहाँ पर हम नहीं पूछ रहे हैं कि पुर से कौन होता है। पुष्पपुर का मतलब क्या हुआ? फूलों का गांव। अगला जो है कुसुम। कुसुम का अर्थ भी क्या होता है? फूल ही होता है। क्या होता है? फूल। तो इसका भी मतलब क्या हुआ? फूलों का गांव। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन सा फूल, किस फूल का गांव है? तो इसका उत्तर आगे चल के यही पुस्तक देगी। तो देखिए, यदि एक बड़ा भी यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि अलग अलग समयों में पटना के कौन कौन से नाम बताए गए हैं। सबसे पहले कौन सा नाम बताया गया? पाटलीग्राम। सबसे पहले क्या बताया गया? दूसरा नंबर पर पाटलिपुत्र, और तीसरा नंबर पर पुष्पपुर। कौन सा? पुष्पपुर। और चौथा नंबर पर कुसुमपुर। क्रमबद्ध तरीके से चलना है, कहीं से भी कुछ नहीं बताना है। वह प्राप्यते, देखिए अनेन ज्ञायते यत, यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा जानने को मिलता है। यत का अर्थ क्या होता है? कि यत का अर्थ क्या होता है? कि नगरास्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। देखिए बताया जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा जानने अथवा सुनने को मिलता है साहित्य ग्रंथों में कि इसके आसपास, पटना के आसपास बहुत बड़े पैमाने पर एक पुष्प की खेती होती थी जिसका नाम है पटल। जिसका नाम क्या है? पटल। जब आप अध्ययन करिएगा अथवा पता लगाइएगा तो इसका अर्थ होता है, पटल का अर्थ होता है गुलाब। पटल का अर्थ क्या होता है? गुलाब। यानी कि पटना में किस पुष्प की खेती होती थी? गुलाब की। और एक और चीज यहां पर बताया जाएगा कि इस गुलाब की खेती होने से कैसे भाई साहब पाटलिपुत्र हो गया, तो इसका भी चर्चा बताएगा आगे चल के। तो याद रखिएगा कि पटना में किस पुष्प की खेती होती थी? पटल। पहले पटल, उसके बाद बताइएगा कि पटल का अर्थ क्या होता है? गुलाब। समझ में आया कि नहीं? एक और सबसे बड़ा तथ्य है, किसी भी स्थान का अपना साहित्य होता है, इतिहास होता है, और उसकी कला और संस्कृति भी होती है। अब पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे बना वो बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला नंबर बताइए, पटना का सबसे प्रारंभिक नाम क्या था? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर,
पांचवा नंबर जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि अनेन ज्ञाते यत नगरस्यास्य समीपे पुष्पणम बहुलमुत्पादनम भवति स्म, अर्थात कि ऐसा जानने को मिलता है कि पाटलिपुत्र के आसपास में बहुत बड़े पैमाने पर पुष्पों की खेती होती है। और कौन से पुष्प की खेती होती है? पटल पुष्प की। किस पुष्प की? पटल। अब एक सब्जी भी आता है पटल, वो नहीं समझना है। पटल का हम बताए थे कि एक पर्यायवाची शब्द आता है। पर्यायवाची का अर्थ होता है उसी का अर्थ धारण किए हुए अनेक शब्द। जैसे में कि एक दिन के क्लास में पूछे थे कि रवि का अर्थ क्या होता है, तो रवि के कई पर्यायवाची हैं, सूर्य है, भानु है, दिवाकर है, दिनकर है। तो एक एक शब्द की, यही तो हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एक एक शब्द के अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द होते हैं। कई प्रकार के पर्यायवाची हैं हर एक शब्द के। और हम बोले थे कि अपना अपना नाम का अर्थ पता करके लाइएगा, अभी पूछेंगे उसके बाद बताएंगे। अपना अपना नाम का अर्थ पता होना चाहिए। बहुलमुत्पादनम भवति स्म पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, देखिए यहाँ पर बता रहा है पाटलिपुत्र मिति शब्दों पटल पुष्पाणाम। पटल पुष्पाणाम दे दिया ना जी यहाँ पे। पटल का अर्थ क्या होता है? गुलाब। पटल पुष्पाणाम पुतली का रचना माश्रित्य प्रचलित। देखिए एक और चीज आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने गांव समाज में देखे होंगे जो पहले घर होते थे, देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास करिएगा। जो पहले, अरे महाराज, हाँ देखिए, आप अपने गांव समाज में अवश्य ही देखे होंगे कि इस प्रकार से मिट्टी के घर होते होंगे। ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। ऐसे करके मिट्टी के घर हुआ करते थे, और उन मिट्टी पर जब दिवाली अथवा होली का समय आता था तो सबसे पहले चूना से क्या किया जाता था? रंगैया किया जाता था। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके फूल बनाए जाते थे। देखे हैं आप लोग, इस पे ऐसे ऐसे करके फूल बनाए जाते थे। और ये जो है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही संभव है। तो पटना में सबसे ज्यादा किस पुष्प की खेती होती थी? गुलाब की। किसकी? गुलाब की। और ये देखिए, हर एक समाज की कला और संस्कृति उसके सामाजिक जीवन में देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गुलाब की खेती होती थी, तो गुलाब की जो पुतलियां देखते हैं आप लोग, कितना सुंदर होता है। गुलाब किसको किसको बनाने आता है? उसकी पुतलियां जो होती हैं बड़े ही कोमल कोमल होती हैं, और बड़ी, वो भी एक व्यापक कला है, उसको भी सीखना चाहिए आप लोग को। देखिए चित्रकला भी बड़ी, देखिए एक लड़का जो है वो बना करके लाया था, धन जी भैया का चित्र बना कर लाया था, बड़ी व्यापक। तो हमने उस पर कॉमेंट किया हुआ था कि चित्रकला वह महान विद्या होती है जो कोरे कागज में भी प्राण डाल देती है। इतना व्यापक होता है चित्रकला, समझिएगा ध्यान से। तो इसलिए आप लोग उस कला को भी सीखने का प्रयास करिए। तो ऐसे ऐसे जो थे चित्र बनाए जाते थे। तो पटना में भी पहला ग्रामीण जीवन था, वहां पर छोटे छोटे मिट्टियों के घर होते थे, और उन पर गुलाब के, देखिए यहाँ पर बता रहा है, पुतली का रचना माश्रित्य प्रचलित, अर्थात कि वहां पर प्रचलित था। क्या था? अब देखिए आपको दिलाते हैं, याद तेरा दिलाते हैं। एक फिल्म आई थी पहले, बाहुबली। क्या आया था? बाहुबली। उसमें एक किरदार निभाए थे जिनका नाम था कटप्पा। क्या नाम था? कटप्पा। उनका जो ये था वो क्या था? कपार में एक भी बार नहीं है और दाढ़ी बड़ी बड़ी है। और हमारे भैया लोग जो है उसी स्टाइल को जो है फॉलो करके अपना बाल उसी प्रकार से कटवाते थे। जो जो उसी समाज में घटनाएं घटित होती हैं उसी प्रकार की कलाएं प्रचलित हो जाती है। उसी प्रकार से ये सिस्टम ही है एक प्रकार का। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। आज जो है राम युग ज्यादा चल रहा है, तो कोई भी भगवा धारण करके महाकाल मरवा के यहाँ पर से और चल दे रहा है बम भोले। और यदि पूछ दिया जाए कि बताइए कि राम राज की पृष्ठभूमि क्या है, राम राज से आप क्या समझते हैं? अच्छा, रामायण सीरियल आप लोगों ने देखा है? उसमें जो राम जी बने हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपके हिसाब से राम युग क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने अर्थ में बताइए कि अपने अर्थ आप क्या सोचते हैं राम युग के बारे में। जो आज हो रहा है क्या वही राम युग है, अथवा जो राम का शासन चल रहा था वो राम युग था? राम ने कभी मस्जिद तोड़वाई थी? खुदा ने कभी मंदिर तोड़वाया है? नहीं। जो बीच के लोग हैं वही समाज का विभाजन कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? बड़ी व्यापक उन्होंने तर्क दिया हुआ था। तो वही हम बताना चाहते हैं कि जब जब देखिए किसी भी समाज के साथ कला और संस्कृति क्या चलती है? साथ साथ चलती है। यहां पर भी कला और संस्कृति साथ साथ चल रही थी। जो पटना का पहचान था वो गुलाब के पुष्पों से था। किससे था? गुलाब के पुष्पों थे। इसीलिए जैसे में कि यदि बात की जाए, हम एक संस्था खोलेंगे तो उसका पोस्टर बनवा के छपवाएंगे कि नहीं सभी जगह?
तो एक प्रकार का हम क्या बना रहे हैं, अपने तरफ से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक संस्था है। उसी प्रकार से हमारे पोस्टर से लोग हम पहचान जाए कि अरे ये व्यक्ति हैं, इनको हम पहचानते हैं, ये संस्था भी खोले हैं क्या, ठीक है हम अपने भाई को यहाँ पे भेजेंगे। उसी प्रकार से देखिए एक प्रकार का जल बनता है, गुलाब से गुलाब जल बनता है। और यदि आपको बता दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि आपको ये हुआ है, आइज फ्लू हुआ है, तो गुलाब जल का प्रयोग अवश्य करिएगा। रामबाण औषधि है, तीसरे बार में आपका खत्म समाप्त कर देगा। हमारे भैया को हुआ था, हमने बताया आप ये लगाइए, और रामबाण औषधि है, पहला बार लगाइएगा खूब जलेगा, क्योंकि उसके पास क्या होती है, उसके पास होती है जो जितने भी वायरस होते हैं उसको मारने की क्षमता विद्यमान होती है उसके अंदर, याद रखिएगा हमेशा। तो इसको याद देखिए, हर एक जगह से कुछ ना तो कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, आपको बस कैच करना है, कैच करते चलिए। तो याद रखिएगा कि पटना जो है अथवा पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पटल शब्द से बना। पहले किस शब्द से बना, पटल। पटल का अर्थ होता है गुलाब, क्या अर्थ होता है, गुलाब। और जो गुलाब की पंखुड़ियां थी वो घरों पर सजा सजा कर जितने भी पर्व त्योहार आते थे उन पर लगाया जाता। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, पुतली का रचना माश्रित्य प्रचलित, अर्थात कि उसकी पुतलियों, कोमल कोमल पुतलियों की रचना जो थी वो प्रचलित थी। कहाँ पे प्रचलित थी, पटना में। कहाँ पे प्रचलित थी, पटना में। शरत काल है। अब देखिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या चीज क्या है, शरत काल आप लोग जानते हैं, शरत काल किसे कहा जाता है, जो अभी नहीं वो शरद ऋतु कहा जाता है, शरत काल है ये। शरत जो अभी समय चल रहा है वही शरत काल कहा जाता है। ना ठंडा ना गर्मी, बरसात का जो समय होता है इसमें ना ठंडा लगता है और ना ही गर्मी, माहौल बहुत ही संतुष्टदायक होता है। इसी को क्या कहा जाता है, शरत काल। यानी कि दशहरे से पहले का जो समय होता है और जो जुलाई का बाद का जो समय होता है, जो अगस्त का, जो ना कंपनी के भादों के महीना कहे नहीं जा, समझ में कि ना। तो और सबसे बड़ा व्यापक चीज है कि भादों के महीने में जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसी शरत काल में किसका जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का। समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो भादों का महीना अभी चल रहा है और इसी को इस शरत काल, और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या बात है कि हम लोग शरत काल में ही जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका समझना जो है वो हम लोग के लिए आसान बन गया। तो शरत काले नगर अस्मिन कौमोदी महोत्सव प्रचलित इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। देखिए बता रहा है कि शरत काल में नगर में जो होता था वो कौमोदी महोत्सव होता था। क्या होता था, कौमोदी महोत्सव। जैसे में कि शरत काल के बाद कुछ समय बाद हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा आएगा। क्या आएगा, दुर्गा पूजा। उस समय वहां पर दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता था। देखिए एक चीज और बता रहे हैं, पहले जो सभ्यताएं थी वो एक क्षेत्र ही तक सीमित थी। जैसे पहले दुर्गा पूजा कहाँ का, किस राज्य का राष्ट्रीय राजकीय पर्व है, बंगाल। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। समझ में आया कि नहीं। तो वो पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था। पहले छठ जो पर्व होता था वो कहाँ तक सीमित था, बिहार तक ही सीमित था। लेकिन आज भले ही इसे विश्वव्यापी जो है पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। पहले एक क्षेत्र ही तक ये सब सीमित थे। तो पहले पाटलिपुत्र में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता था, ये आप लोग को बता दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक नहीं मनाया जाता था। अभी भले ही हर एक प्रकार का ट्रेंड चला आ रहा है कि एक कार्य पूरे विश्व में होने लग रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आप देखिएगा तो बिहार के अलावा और कहीं पर छठ पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के लोग अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो जहाँ के लोग फैले हुए हैं वो मनाते हैं। तो बता दे रहा आपको कि पहले दुर्गा पूजा नहीं बल्कि कौमोदी महोत्सव होता था। क्या होता था, कौमोदी महोत्सव, जो कि सेम टू सेम डिट्टो किसके तरह होता था, दुर्गा पूजा की तरह होता था। किसके तरह होता था, दुर्गा पूजा। देखिए तत् सर्वे जना आनंद मग्ना हुआ, और संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। अर्थात कि ये जो समारोह होता था वो बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह ही होता था। मेले लगते थे, पूजाएं होती थी, अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरत काले कौमोदी महोत्सव। देखिए 3 प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होंगे। हाँ बोलिए। हाँ, कौमोदी महोत्सव में इंद्र भगवान का पूजा होता था। किसका पूजा होता था, इंद्र। आप लोग देखे होंगे कि एक प्रसंग आता है, जब आप भागवत का अध्ययन करिएगा तो एक प्रसंग आता है कि जब इंद्र भगवान का पूजा करने के लिए लोग चले तो कृष्ण भगवान ने कहा कि गोवर्धन भगवान का पूजा करिए। एक बात याद रखिएगा कि जब ये समय आता है तो किसकी खेती होती है, धान की खेती। किसकी खेती होती है, धान की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, जल।
अथवा वर्षा, और वर्षा के देवता कौन है? इंद्रदेव। और शरत काल वर्षा ऋतु के नाम से ही जाना जाता है। तो कौमुदी महोत्सव में जो अनुष्ठान होते थे वो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए होते थे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? देखिए इसी प्रकार से क्लास में प्रश्न उठाया जाता है। यदि ये प्रश्न नहीं उठाए होते और हम आगे बढ़ गए होते तो स्थिति में आप लोग को समझ में नहीं आता कि किस भगवान के लिए होता है। तो शरत काल में जो कौमुदी महोत्सव होता था वो किसके लिए होता था? भगवान इंद्र के लिए। और कई प्रकार के अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे ताकि वर्षा हो और धान की खेती बहुत ही अच्छी हो, ताकि किस लिए? बड़े पैमाने पर हम लोग व्यापार व्यवसाय कर सके और जो राज्य है उसमें समृद्धि बढ़े। पहला नंबर प्रश्न, शरत काल में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव होता था? कौमुदी महोत्सव। और उसके बाद कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। ये बहुत बीबीआई प्रश्न है, बहुत बीबीआई, कि शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? कौमुदी महोत्सव। और ये कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था? गुप्त के शासनकाल में। और जो कौमुदी महोत्सव था वो किसके तरह प्रतीत होता था? तो दुर्गा पूजा की तरह। किसके तरह? दुर्गा पूजा के तरह जो था वो प्रतीत होता था। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। प्रॉब्लम होगा तो वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पूछिए, क्योंकि हम पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए देखिए आगे क्या बता रहे। देखिए ये विधि का विधान है, यदि आपके जीवन में सुख आया है तो फिर दुख भी आएगा। काल चक्र का ये नियम है। और इसी प्रकार से अभी तक पटना का साझा इतिहास बड़ी ही सुंदर था, सभी चीज सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लीजिए, काल चक्र की बाजी पलटी और काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम नवभूत। अकाल पड़ गया। जब जीवन में सुख आता है तो दुख की भी बारी आई है। अब पाटलिपुत्र को झेलना है, और 1-2 साल के लिए नहीं, 10-20 साल के लिए भी नहीं, सहस्त्र। कितना? सहस्त्र। देखिए वर्ष सहस्त्र परिमित, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। क्या होता है? 1000। लीजिए अब 1000 के लिए जीर्णताम नवभूत, अकाल पड़ गया। देखिए ध्यान से, यहां से फिर से, काल चक्र वसाद, काल के चक्र के कारण, समय का चक्र जिसे हम लोग कहते हैं ना समय का पहिया। महाभारत जब आप देखिएगा तो बताता है मैं समय हूं, समझ कि नहीं? तो उसमें चालू होता है, तो समय है ये। समय किसी को भी नहीं बख्शता है, इसीलिए समय का जो है वो आप लोग मूल्य समझिए। एक बार जो चला जाएगा वो आएगा नहीं। तो काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम नवभूत, इसका मतलब ये हुआ कि समय का पहिया पलटा, और अभी तक जो पटना का इतिहास इतना सौंदर्य जिसकी व्याख्या हम लोग कर रहे थे वो बाजी पलट गई, और पटना जो है उसमें अकाल पड़ गया। और कितने वर्षों तक अकाल पड़ा? 1000 वर्ष तक की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। और उसके बाद आए मुगल। कौन आए? मुगल। मुगल का प्रथम शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। समझ में आया कि नहीं? हालांकि हमको भी स्मृति नहीं आ रही कि कौन सा शासक था, संस्कृत में है तो संस्कृत की ही बात करें, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि बाबर ही हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पहला उत्पन्न होगा कि पटना में कितने वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी रही? 1000 वर्ष। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। उसके बाद तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते, मतलब कि अब प्रमाण आप मांगेंगे। प्रमाण तो कहा गया कि इसके जो संकेत हैं, इसके प्रमाण जो हैं अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस में भी बताए गए हैं। ये भी यही चीज नहीं है, ये बता रहा है अपने तरीके से कि देखिए इसके संकेत भी हमें दिए गए हैं, अलग अलग साहित्य ग्रंथों में इसके संकेत दिए गए हैं कि पटना की स्थिति 1000 वर्षों तक क्या थी? दयनीय थी। आगे मुगल वंश शासन का बताया ना कि मुगल वंश आ गया। सबसे पहले बुद्ध का काल था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का काल आया, फिर अशोक का समय आया। अशोक के समय के बाद स्थिति दयनीय हुई, और दयनीय होने के बाद जो शासन काल आया वो मुगलों का आया। किसका आया? मुगलों का। मुगल शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धार हो जाता, अर्थात कि मुगल के शासन काल में इसकी जो स्थिति बनी वो कुछ कुछ अच्छी बनी। जैसे समृद्धि की देखिए इतिहास है, डायरेक्ट कोई ना विकास करता है और ना ही डायरेक्ट कोई अविकसित होता है, इसका क्रम चलता है। क्या चलता है? क्रम। जिस पटना के बारे में इतनी हमने व्याख्या किया, जहां पर मां सरस्वती का कुलगृह है। अच्छा एक और चीज जो बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट को आपको जोड़ते हैं कैसे, किस प्रकार से। हमने बताया कि शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था जिसमें भगवान इंद्र की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? इंद्र की। अब देखिए पीछे बताया गया था इसके काव्य में, दामोदर गुप्त के काव्य में 3 चीजें बताई गई थी। पहला सरस्वती माँ का कुलगृह, दूसरा नंबर
पृथ्वी का तिलक, और तीसरा नंबर इंद्रलोक के समान इसे माना जाता है। मतलब कि भगवान इंद्र इस पर बहुत ही प्रसन्न होते थे, क्योंकि यही एक ऐसा महानगर था जहां पर समृद्धि फैली हुई थी। तो इंद्रलोक का कॉन्सेप्ट यहां पर आकर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यदि आप देखने का प्रयास करिएगा तब। आगे चलते हैं। मुगल वंश काल अशोकनगर से समुद्धारो जातम, मुगल के शासनकाल में। अब देखिए यहाँ पर 1000 वर्ष तक आखिर दयनीय स्थिति कैसे बनी रही। देखिए, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपने अध्ययन करना छोड़ दिया, तो आप धीरे 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 कमजोर होते जाइएगा और आप फिर से उस स्थिति में पहुंच जाइएगा कि आपको जीरो से चालू करना होगा। लेकिन क्या एक ही दिन में आप जीरो बन जाइएगा? ऐसा नहीं होता है। ना कोई एक दिन में जीरो से हीरो बनता है, ना कोई एक दिन में हीरो से जीरो बनता है। उसको बनने में क्या लगता है? समय लगता है। इसीलिए पटना इतना विकसित था कि इसे इसकी दयनीय स्थिति बनने में, अकाल पड़ने में कितना समय लग गया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष लग गया। और फिर इसे धीरे 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 प्रगति की ओर ले जाने में किसका योगदान था? मुगलों का। किसका? मुगलों का। तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 1000 वर्ष के अकाल के बाद किसके शासनकाल में पटना की स्थिति अच्छी हुई? तो मुगलों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मुगलों के शासनकाल में। अंग्ल शासनकाल है। अंग्ल मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? अंग्रेज। क्या होता है? अंग्रेज आ गए, गोरखा बटालियन आ गया। अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अर्थात कि देखिए, एक बात बड़ी अच्छी है, अंग्रेज भले ही हम लोगों का शोषण किए, लेकिन जितने भी उन्होंने कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, हम लोग के यहाँ पे जो पुल बन रहे हैं, अभी बिहार में एक पुल बना ही नहीं था कि वो गिर उड़ के टंच हो गया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो वो लोग बनाते थे वो बिल्कुल सटीक बनाते थे, जो कि आज तक जो है, अभी आप लोग देखिएगा तो कोइलवरी में जो पुल है, जो लोहे वाला पुल है, वो किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। और आज भी वो अच्छा उस प्रकार होता है। भले उस पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रहे, लेकिन देखिए, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ये खूबसूरती है कि उन्होंने जितने भी कार्य किए उसमें उन्होंने जो है वो घूस और ये पैसा मारने के चक्कर में नहीं लगते थे। जितना पैसा पास होता था उतना का कार्य करते थे। भारत आज जगत का गौरव होता जब जो है यहाँ पर पैसा घिसता नहीं। हमने बताया था, राजीव गांधी जी बोले थे कि जब पैसा चलता है तो पैसा घिसता है, जिस जिस पॉकेट में जाएगा वहां वहां पर कुछ घिस जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि 10 रुपया यदि चला तो 1 रुपया सबसे पहले हमारा बगली में चलल। हमारा असिस्टेंट भी ना है, हम कहल जला, हमने क्या कहल जला कि अपन हूँ जियो, दूसरों के होके जियावो, तो इनको भी तो कुछ चाहिए। बगल में हमारे साथ घूम रहे हैं तो इनको भी थोड़ा सा दे दीजिए। ऐसे ही जो जनता को मिलता है लाभ, वो मात्र 25 पैसे से भी कम मिलता है। समझे? लेकिन अंग्रेज ये काम नहीं करते थे। तो मुगल के बाद कौन आया? अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज। अंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अर्थात कि अंग्रेजों के शासनकाल में पटना जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया, क्योंकि इसके पास विकास के हर एक कारण उपलब्ध थे। इसके पास वन थे, इसके पास खनिज थे। अभी आपको पता चलेगा, आप लोग जानते भी होंगे कि पहले बिहार में ही झारखंड था। कौन था? झारखंड। झारखंड जो कि महान खनिजों का स्रोत माना जाता है। कोयला, हर एक प्रकार के खनिज, अभ्रक, हर एक प्रकार के खनिज उसके पास हैं। सोने की, देखिए अब बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा बात बता रहे हैं। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सुना कि जो भारत है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो एक ब्राह्मण के परिवार में वो लोग गए और देखने के लिए एक व्यक्ति गया अंग्रेज। तो उसने देखा सोना का सिक्का रखा हुआ था। तो उसने पूछा कि कितने सिक्के हैं महोदय? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग गिनते नहीं है, इतना हम लोग के पास समय नहीं है कि हम लोग बैठ के गिने, इसलिए हम झट दही से तरजुई उठाते हैं और तौल के पटक देते हैं। एक एक हो गया है, 1 किलो आप लेकर के जाइए। मतलब कि इतने हमारा पास सोना था। मोहम्मद जो गौरी था, समझ में आया कि नहीं, वो एक मंदिर को कितने बार लूटा था? 17 बार लूटा था। 17 बार लूटा था, तब पर भी वहां का सोना समाप्त नहीं होता। सोचिए कितना ज्यादा सोना था हमारे यहाँ। इतनी बात छोड़िए, अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तब उनको पता लगा कि भारत में पृथ्वी के ऊपर ही नहीं सोना है, बल्कि पृथ्वी के नीचे भी सोना है। अर्थात कि जो कोयला है, जो अभ्रक है, जो खनिज है, वो सोना से भी ज्यादा महंगे मिलते हैं। आपको पता होगा, खनिज में जब आपको पढ़ाएंगे, जब आप भूगोल पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो अंग्रेज जब गए तब उनको पता लगा, तब उन्होंने कहा कि वास्तविकता यही है कि पटना जो है वो आज भी जो है, हम लोग कितना भी चाहें लेकिन सोने की चिड़िया को उड़ा के नहीं ले आ पाए। वो सभी जो है वो चिड़िया आज भी पटना में विद्यमान है। और यदि सही उपयोग हम उनका करना प्रारंभ करें, राजस्थान में सौर ऊर्जा विद्यमान है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना प्रारंभ करे भारत सरकार, लेकिन उसको अभी रखा गया है। जब आप भूगोल चलेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इस प्रकार से उसको बचा करके रखा गया है आगे को और लाभ में लाने के लिए। वो उसका मुद्दा है। तो याद रखिएगा, अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रम
सुतराम विकास हो जाता है, अर्थात कि अच्छे तरीके से विकसित हुआ। नगर विदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धमागत, अर्थात कि देखिए सबसे पहला नाम पटना का क्या था? पाटलिग्राम, दूसरा नंबर पाटलिपुत्र, तीसरा नंबर पुष्पपुर, चौथा नंबर कुसुमपुर, और अंततोगतवा जो पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ वो किस काल में हुआ? मध्यकाल में। किस काल में हुआ? मध्यकाले। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धमागत, अर्थात कि जो मध्यकाल आया उस मध्यकाल में पटना को पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना गया? पटना के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न बहुत भी आई है कि पटना के अलग अलग समयों पर कौन कौन से नाम थे, इनका वर्णन करें, तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला नाम पाटलिग्राम, दूसरे नंबर पर जो है पाटलिपुत्र, तीसरे नंबर पर पुष्पपुर, फिर कुसुमपुर, और कुसुमपुर के बाद जो नाम आया वो क्या आया? पटना आया, जो कि किस काल में आया? मध्यकाल में आया। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, हमने बताया था ना कि पटना का जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? पतन से। किससे बना हुआ है? पतन से। और पतन का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह। और हमने बताया था साझा इतिहास जब आपको देखिएगा तो पता लगेगा कि पटना जो था उसमें अखंड भारत पर शासन का संचालन किया जाता था। तो जितने भी व्यापारी आते थे राजा से मुलाकात करने के लिए, साथ ही उसमें जो बड़े बड़े मेले लगते थे वो कहाँ लगते थे? पाटलिपुत्र में ही लगते थे। तो जो शिप थी, जो नावें थी, वो आकर कहाँ लगती थी? पटना में। और जहां पर नावें टिकती हैं, जिस किनारे पर रहती हैं, जिस किनारे पर उन्हें खड़ा किया जाता है, उन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? आगे जो है क्या बता रहा है? नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ही अद्यापि पूज्यते, अर्थात कि उसके बाद पटना में एक देवी की स्थापना हुई जिसे पटन देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटन देवी। आज भी हमारे आधुनिक विश्व में भी जो है वो पटन देवी विद्यमान है। आप लोग जब पटना जाइएगा अथवा गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो पटन देवी के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी सत्य लिखी गई हैं, क्योंकि इनकी घटनाएं जो है वो हमारे सामाजिक जीवन में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि पटना नगर की जो पालिका देवी का मतलब आपको समझ में आता है कौन होता है? पालन और पोषण करने वाली देवी, यानी कि संरक्षण करने वाली देवी। आपके गांव में भी हालांकि हर एक वंश और जाति के अपने कुल देवता होते हैं। क्या होते हैं? कुल देवता। हम लोग के कुल देवता जानते हैं कौन है? हमारे कुल देवता वैशारिक बाबा हैं। हम लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हर एक लोगों के अपने अपने कुल देवता होते हैं, और कुल देवता जो होते हैं वो आपके प्राणों की रक्षा करते हैं, हमेशा आपके घर समाज की रक्षा करते हैं। और एक जो होते हैं, क्या होते हैं? पूरे राज्य के और साम्राज्य के भी एक देवता होते हैं, क्योंकि उस पूरे राज्य और साम्राज्य की रक्षा करते हैं। तो जो पटना की रक्षा करने वाली, पालन पोषण करने वाली देवी है, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बताया था, यहां पर भी लिंक जुड़ा हुआ है कि पटना 3 क्षेत्रों में हर एक लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और कौन सा? राजनीतिक क्षेत्र। तो धार्मिक धर्म से हम लोग बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो पटना की पालिका देवी हैं, नगरस्य पालिका देवी कौन थी? पटन देवी। कौन थी? पटन देवी अद्यापि पूज्यते। और आज की सभा में इतना ही रहेगा। हालांकि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब भी देंगे, और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। एक और केवल पैराग्राफ बच गया है जो कि कल के क्लास में चलेगा, और कल के बाद जो है वो चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। शनिवार को आप बोलो क्या डाउट है? खड़े खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, ये प्रश्न सही। देखिए हमने कहा आपको, हमने 1 लाख रुपए दे दिया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप ही 1 लाख रुपए हम आपको दिए, आप कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे? जल्दी जल्दी बताइए। आपको 10 स्थानों पर खर्च करना है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन यदि आप अनावश्यक रूप से 1 लाख रुपए का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कल आपके पास ना 1 लाख रुपया बचा और ना ही आप विकसित हुए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि उस समय में जो पटना का शासन था वो ऐसे लोगों के हाथ में गया जो कि पटना का विकास कर सकने में सक्षम नहीं थे। आपको एग्जाम्पल देते हैं। आज भी पटना जो है कुछ शासकों के हाथ में है कि नहीं है? बिहार कुछ शासकों के हाथ में है कि नहीं है? लेकिन बिहार आज पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है? केंद्र सरकार द्वारा हर एक राज्यों के समान पटना को भी जो है धनराशि प्रदान की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं तो बिहार में भी लागू होती हैं। शिक्षा की पद्धति तो बिहार में भी है, लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन आपको पता चल जाएगा उसी दिन आप क्लियर कर पाइएगा कि बिहार किस प्रकार से 1000 वर्षों तक जो है वो अकाल की स्थिति से गुजरा, क्योंकि शासक उसके सही नहीं थे। धन तो भरा हुआ है, आज भी भरा हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है
कि बड़े बड़े राजाओं को रंक होते हुए देखा गया है और बड़े बड़े रंकों को, गरीबों को भी क्या होते हुए देखा गया है, राजा। और इसका कारण यह है कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी उपयोगिक क्षमता। किस शब्द की, हमारे बैठ जाइए, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि बच्चों को चलना, बोलना, दौड़ना, बैठना ये तो आ जाता है 2 ही वर्ष की उम्र में, लेकिन किसको कब बोलना है, कैसे चलना है, कब दौड़ना है, कब कौन सा कदम उठाना है, ये सीखने में उम्र भर लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पहले जो है पटना में शासन नहीं चल रहा था, लेकिन हर एक शासक जो होते हैं वो जनता के हित के बारे में, आखिरकार इतिहास में 2 ही राजाओं का नाम क्यों लिया जाता है? द ग्रेट अशोका क्यों कहा जाता है? उन्हें प्रियदर्शी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी क्षमता जो थी वो समाज के हित के लिए थी। समझ में आया कि नहीं? भगवान, अच्छा आखिरकार राम युग का मतलब क्या है, राम राज्य का मतलब क्या है, इसकी पृष्ठभूमि समझिएगा। राम राज्य का मतलब है कि अपना हित छोड़ करके जनता के भलाई में सोचना और जनता को जोड़ करके रखना ही राम राज्य कहलाता है। कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आज के समाज में सभी जनता को, हर एक अमाम को जोड़ा जा रहा है क्या? नहीं जोड़ा जा रहा है। धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है। ये कभी भी राम राज्य की परिभाषा नहीं हो सकती है। और जिसको जो करना है वो कर ले, क्योंकि सत्येन रक्षते धर्म, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार हैं, और आपको भी तैयार होना चाहिए। हालांकि ज्यादा बोल देला पर दिक्कत हो जाइए, चलते ढेर बोल सही नहीं है। तो याद रखिएगा, 1000 वर्ष तक यदि स्थिति दयनीय हुई तो इसका प्रमुख कारण यह था कि जो पाटलिपुत्र का शासन था वो सही लोगों के हाथ में नहीं था। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन किए हों ग्रामर का, वर्ण विचार का टेस्ट जो है शनिवार को होने वाला है। आप लोग से आग्रह है कि जरूर से जरूर जुड़े और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए। उसके बाद जो है परिणाम आगे घोषित होगा और देखा जाएगा कि कौन जो है अच्छा रिजल्ट आया है। धन्यवाद। आज की सभा में